रंजीत वर्मा आपके अपने YouTube चैनल श्री बी रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो सामान्य ज्ञान 2023-24 के फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें मैंने फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन सबमिट किए हैं जो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं फिजिक्स के कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि दो लोगों के आपस में बात करने पर कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बात करने पर कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा बच्चों, लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी लगभग दो लोगों के आपस में बात करने पर 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही चयनित किए हुए प्रश्न इसमें मैंने रखे हैं कि ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है। तो 330 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का वायु में वेग होता है। कितना? 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है। ठीक है, यानी जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके लिए एक मानक ध्वनि स्तर जिसके ऊपर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी मानक मैंने सामान्य स्तर पर ध्वनि कितनी वो सुन सकता है। तो 60 डेसिबल की ध्वनि ही एक स्वस्थ मनुष्य मानक स्तर पर ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वातावरण में ध्वनि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जो वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किस मात्रक इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। ठीक है, तो जो ध्वनि का वेग होता है वो सर्वाधिक धातुओं में होता है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर कितना है। ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके मानने के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए। तो 45 डेसिबल ध्वनि एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर होता है। अगला प्रश्न संख्या 7, मनुष्य के लिए ध्वनि की शोर सीमा कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों मैंने दिखा कि मनुष्य के लिए ध्वनि की शोर सीमा कितनी है जिसके ऊपर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, अर्थात उसके कान के पर्दे फट जाते हैं। तो यहाँ पर जो 85 उत्तर आपका है, 85 डेसिबल ध्वनि से ऊपर की ध्वनि मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर की ध्वनि उसके कान के पर्दों को फाड़ देगी। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ठीक है, जो प्रिज्म होता है बच्चों, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का जो बैंगनी रंग का रंग होता है, बैंगनी रंग, वो सर्वाधिक विचलन को दर्शाता है। अगला, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो बच्चों, जो एक अंतरिक्ष यात्री होता है वो अंतरिक्ष के नज़दीक जब जाता है तो अंतरिक्ष में रहकर उसे वहाँ आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा? काला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न संख्या 10, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। जो आकाश में मृग मरीचिका बन जाती है उसको बनाने वाली जो प्रघटना होती है उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चों चाक्षुष प्रदर्श एकक होता है उसके प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो सबसे कह सकते हैं सर्वाधिक उच्चतम ऊर्जा नीले रंग के प्रकाश में पाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 13, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कह सकते हैं हमारी जो
मोटर होती हैं, वाहन होते हैं, उनमें जो शीशे लगे होते हैं उसमें कौन से लेंस का प्रयोग होता है, कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि वहाँ से दूर से आने वाली वस्तुओं को कैप्चर कर लेता है और छोटा करके उन्हें दिखा देता है, ठीक है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ठीक है, तो जो विद्युत चालकता की यूनिट होती है उसे म्हो कहा जाता है, म्हो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मानव के शुष्क शरीर में विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? ठीक है, तो जो मानव का शुष्क शरीर होता है उसमें विद्युत प्रतिरोध का जो परिणाम होता है वो 10 की पावर 6 ओम होता है, ठीक है, ये कह सकते हैं 10 की पावर, यहाँ पर हम देख लेते हैं 10 की पावर 6 ओम, ठीक। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में किससे परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है उसे दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किससे किया जा सकता है? तो रेक्टिफायर द्वारा, जो रेक्टिफायर होता है उसके द्वारा ही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? ठीक है, जो समुद्र का जल होता है उसमें लवणीय मात्रा अधिक होती है और उसे शुद्ध करने के लिए आसवन विधि द्वारा उस समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 18, रासायनिक रूप से सूखी हुई बर्फ क्या है? ठीक है, जो रासायनिक रूप से सूखी हुई बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न संख्या 19, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? जो परमाणुवीय नाभिक था उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न संख्या 20, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? देखते हैं हम बच्चों, जो हमारी किताबें होती हैं वो अगर कई वर्षों से पुरानी पड़ी होती हैं तो धीरे धीरे उन कागज़ों का जो कलर होता है वो डार्क पड़ता है, भूरा होता हुआ चला जाता है। उसका क्या कारण है? तो जो पुरानी किताबें होती हैं उसमें सेलुलोज के ऑक्सीकरण के द्वारा जो हमारी पुरानी किताबें होती हैं उनका कागज़ भूरा हो जाता है। किसके कारण? सेलुलोज के ऑक्सीकरण से पुरानी किताबों का कलर भूरा हो जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अपक्रियाशील क्या है? तो जो हाइड्रोजन होता है उसमें सबसे अधिक अपक्रियाशील फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, जिसके कारण प्रकाश तीव्र गति से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? जो परमाणु तत्व संख्या 29 होता है बच्चों वो डी ब्लॉक से संबंधित होता है। अगला प्रश्न संख्या 23, धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव हो सकती है? ठीक, जो धातुएं होती है उसमें से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है? तो पारा होता है, पारा सामान्य ताप पर भी द्रव हो जाता है। अगला प्रश्न संख्या 24, कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ठीक है, कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं, अर्थात किसमें किसी धातु को मिश्रित नहीं किया जा सकता? तो होती है तांबा धातु, तांबे में किसी भी धातु को मिश्रित नहीं किया जा सकता। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है वो पोटेशियम होती है बच्चों। अगला हमारा प्रश्न संख्या 26। बच्चों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26, किस पदार्थ पर विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो जो चांदी होती है बच्चों, चांदी पर विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न संख्या 27, एल्युमिनियम बनाने में कौन सा खनिज प्रयोग होता है? तो बच्चों जो एल्युमिनियम बनाया जाता है उसमें बॉक्साइट नामक खनिज प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, जस्तेदार लोहे की चादरों को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या लगाते हैं? तो जो जस्तेदार लोहे की चादरें होती हैं उनको जंग से बचाने के लिए उस पर यसद का प्रयोग किया जाता है, यसद की परत चढ़ाई जाती है जिससे वे जंग से बची रहती हैं। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? ठीक है, तो जो बच्चों पानी का शुद्धतम रूप होता है वो आसवित जल होता है। और अब इस वीडियो का
अंतिम और लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ठीक है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों? हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अंत में एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।